अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं नाइला रिजवान आपकी होस्ट WBC के प्लेटफॉर्म से आपको लाइव ज्वाइन कर रही हूँ। आज जैसा कि आप जानते हैं कि 3 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे बनाया जाता है, जिसका मकसद है सोसाइटी में, पूरे दुनिया में अवेयरनेस फैलाना कि इन बच्चों को किस तरीके से अटेंड करना है, इन बच्चों के साथ कैसे टाइम गुजारना है और एक नॉर्मल पर्सन होते हुए आप लोगों ने किस तरीके से इन बच्चों को सोसाइटी में लेके आना है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि हम बोल नहीं सकते, हम चल नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, तो आप महसूस करेंगे कि ये कितना टफ टाइम है और कितना मुश्किल महसूस करते हैं हम। इसी तरीके से हमने इन बच्चों की मुश्किलात को महसूस करना है और स्पेशली आज के दिन अवेयरनेस सोसाइटी में फैलानी है कि किस तरीके से हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में, ताकि हेल्पफुल हो उन तमाम प्रोफेशनल्स की एफर्ट जो इस फील्ड में हेल्प कर रहे हैं, इस फील्ड में अपने नए नए एक्सपेरिमेंट और नई नई रिसर्चेस को सामने ला रहे हैं। आज इसी प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे और स्पेशल डे पे दावत देते हैं डॉक्टर शाइस्ता को, जो कि स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए हमारे सेंटर में तशरीफ लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाइस्ता, कैसी हैं आप? बिल्कुल, हर बंदा इस वक्त बहुत मसरूफ है, लेकिन जब इस दिन की बात आती है, इस खूबसूरत दिन की बात आती है और अवेयरनेस फैलाने की बात आती है, तो हमारे प्रोफेशनल्स अपना कीमती टाइम निकाल के आते हैं और कहते हैं कि हम सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं। और डॉक्टर शाइस्ता के मैं थैंक यू कहूंगी कि वो अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के आई, और स्पेशली वो लोग जो बाहर के मुल्कों से सीखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपने पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ा चेंज लाते हैं। डॉक्टर शाइस्ता के बारे में बात करूंगी, जो कि फिजिकल इश्यूज को देखती हैं, और हम स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि डॉक्टर शाइस्ता खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, जो कि ह्यूज डिटेल के साथ है हमारे साथ, और देखते हैं कि कहाँ कहाँ से इन्होंने लर्न किया और कैसे हमें ये डिलीवर करेंगी। जी डॉक्टर शाइस्ता, सबसे पहले तो चाहूंगी कि आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से स्टार्ट किया जर्नी आपने और कैसे इस फील्ड में आप आए? जर्नी तो स्टार्ट 90s की बात है, काफी पुरानी बात है। मैंने ग्रेजुएशन किया पेशावर से ही, मेडिकल यूनिवर्सिटी से, ऑर्थोटिक्स प्रोस्थेटिक्स में। और उसके बाद बस इत्तेफाक से लाइफ में ऐसी हुई कि मुझे बाहर जाना पड़ा, तो फिर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखा। मैं मुख्तलिफ ऑर्थोटिक्स में ट्रेनिंग्स लेती रही, जर्मनी से, यूके से, अमेरिका से, बेल्जियम वगैरह से। तो इस फील्ड में जितना फिर मुझे इंटरेस्ट होता गया, क्योंकि फिजिकली हम लोग फिजिकली डिसेबल लोगों को ट्रीट करते हैं, तो वो जब हम पेशेंट्स को ट्रीट करते थे और उनके चेहरे पे जो खुशी हमें नजर आती थी, उसको देख के फिर और चाहता था कि हम नया सीखें, कुछ और सीखें, कि जो इनको ज्यादा बेहतर जिंदगी प्रोवाइड कर सके। तो उसके लिए बस ये लर्निंग का सफर चलता रहा, अभी भी जारी है। लेटेस्ट जो भी आता है हम कोशिश करते हैं कि वो सीखें और अपने लोगों तक पहुंचाए, और उनकी जितनी हेल्प हो सकती है वो करें। एग्जैक्ट, ये बहुत खूबसूरत बात है कि जब हम सीख के अपने मुल्क में डिलीवर करते हैं तो उसकी एक अपनी ही खुशी होती है। अच्छा डॉक्टर शाइस्ता, आज जैसा कि आपने टॉपिक की सिलेक्शन की, फूड डिफॉर्मेशन की बात करेंगे हम लोग, तो कौन कौन से मसाइल नजर आते हैं कॉमनली हमारी सोसाइटी में? पहले तो मैं ये बताऊंगी कि फूड की सिलेक्शन मैंने इसलिए की है कि फूड हमारी बॉडी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। यूजुअली हम नॉर्मल लोग तो उसको बहुत इग्नोर करते हैं, लेकिन फूड चूंकि जैसे घर की बुनियाद होती है, तो पाँव हमारी बॉडी की बुनियाद होते हैं। तो फिर स्पेशल बच्चों के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि अगर वो किसी भी चीज से बाय नेचर वो किसी चीज से महरूम रह गए हैं, लेकिन जो कमी उनमें है और जिसकी करेक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से हम उनको एक्टिव रख सकते हैं जिंदगी में, कि वो उनमें कैपेबिलिटी हो इंडिपेंडेंट होने की, तो वो हम पाँव के जरिए उनको कर सकते हैं। उनके पाँव की डिफॉर्मिटीज को अगर करेक्ट किया जा सकता है तो हम उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने पाँव को सिलेक्ट किया है कि वहां से ही उनकी डिफॉर्मिटीज मेजर स्टार्ट होती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अगर उनको वहां पे नहीं रोका गया तो उनके फिर नी और बैक में चली जाती है, जिससे वो बिल्कुल ही क्रिपल्ड हो जाते हैं। तो जो हमारे पास स्पेशल बच्चे होते हैं, उनकी जब पैदा होते हैं, उनको कोई भी हम किसी भी वजह से उनके अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज होता है, तो उनके जो मसल्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो उनका या तो वो हाइपरटोनिक हो जाती है या हाइपोटोनिक हो जाती है, या ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है उनकी या कम, वो बैलेंस नहीं रख पाती। उनका अपर मोटर न्यूरॉन जो है वो उनको बैलेंस नहीं रख पाता,
जिसकी वजह से पाँव की शेप डिफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। तो मेनली जो हम उसमें डिफॉर्मिटीज पाँव में देखते हैं, तो एक तो फ्लैट फुट देखते हैं, और फ्लैट फुट के बाद फिर दूसरी जो में होती है वो अपोजिट होती है, वो वेस्ट वायरस होती है, वो देखते हैं। तो उन डिफॉर्मिटीज को हम उन्हीं लिहाज से ट्रीट करते हैं। जो फ्लैट फुट होता है वो इस वजह से होता है कि जो मसल्स होते हैं पाँव के, वो फ्लैसिड हो जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो बोन्स, वो वाली मसल जो बोन को इंटैक्ट रखती हैं, जो कि हमारी आर्च बनाती है पाँव में, जिसकी जो आर्च होती है नेचुरली, एक इधर एक बोन होती है, उसको नेविकुलर बोलते हैं, वो वाली अपनी जगह पे इंटैक्ट रहती है उन्हीं मसल से, तो वो आर्च बनी रहती है, जो कि हमारी बॉडी का वेट लेती है और पाँव बिल्कुल सीधा रहता है। लेकिन अगर वो मसल जो है वो बैलेंस नहीं होते, वीक होते हैं, तो वो बोन, छोटी सी बोन होती है, वो नीचे आ जाती है और उसकी वजह से फ्लैट फुट डेवलप हो जाता है। ओके ओके, बड़ी बारीकी से आप बात कर रही हैं डॉक्टर शाइस्ता, जबकि हम फ्लैट फुट को तो मोस्टली कंसिडर ही नहीं करते कि ये कोई मसला भी है, बिकॉज हमारी तो बहुत सी कम्युनिटी ऐसी है जो फ्लैट फुट के साथ है, तो हम उसको जाने देते हैं, बिकॉज हम कोशिश करते हैं कि चल रहा है तो चलने ही दें। तो थोड़ा सा मैं ये भी डिटेल चाहूंगी आपसे कि किस तरीके से एक वालिदैन को एग्जामिन करना चाहिए अपने बच्चों के फुट लेवल पे ही मैं बात करूंगी, कि उसकी गेट को, उसकी स्टैंडिंग को या फ्लैट फुट को किस तरीके से एग्जामिन करके वो कॉन्शियस हो सकता है कि मुझे अब किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और किन हालात में मुझे इतना वरीड होने की जरूरत नहीं है। तो वो थोड़ा सा अगर रेड फ्लैग मुझे बता दें, हमें बता दें, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जी बिल्कुल। बच्चे जब पैदा होते हैं वैसे नॉर्मल भी, और जो हम स्पेशल बच्चों की बात करें तो उनके पाँव में फैट होता है, तो वो फैट पैड होता है जिसकी वजह से पाँव स्ट्रेट ही लगते हैं। यूजुअली बच्चे हमारे यहाँ 8-9 महीने की एज में खड़ा होना और चलना स्टार्ट करते हैं। तो फ्लैट फुट का नॉर्मल बच्चों के लिए भी और स्पेशल बच्चों के लिए भी हमारा यही होता है कि अगर वो खड़े हो रहे हैं 8-9 महीने की एज में, तो उनका मोस्ट प्रोबेबली फुट पे जो बोन जो वीक होती है और मसल ऑलरेडी इम्बैलेंस होते हैं, तो उन पे प्रेशर पड़ने का ज्यादा खतरा होता है। तो हमें हमें ज्यादा इंकरेज नहीं करना चाहिए। इट्स बेटर कि बच्चा 1 साल का टाइम ले, 10 महीने से ऊपर जाए, फिर उसको हम उसका वेट डलवाएं, उसको खड़ा करें और उसको चलाने की कोशिश करें। हम जो खुश हो जाते हैं ना कि बच्चा 8 महीने की एज में चल पड़ा, 9 महीने की एज में, तो वो थोड़ा बच्चे की बोन्स वीक होती हैं, तो उस पर प्रेशर आना नहीं चाहिए। इट्स बेटर कि बच्चा 10 महीने की एज के बाद खड़ा हो और चले। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो फिर जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है, जब वो चलता है, तो आप देखिए कि वो बच्चा स्टार्ट में तो जाहिर है वो गिरेगा, लेकिन जब उसका बैलेंस बॉडी का हो जाता है, और अगर आपका बच्चा ज्यादा गिरना शुरू कर देता है, कहीं वो भाग रहा है, कहीं वो अगर 1-1.5 साल की एज में है और वो भागते भागते अचानक विदाउट एनी रीजन गिर पड़ता है, तो हमें देखिए उसके पाँव को देखना चाहिए, फ्लैट बिल्कुल सरफेस पे रख के नंगे पाँव उसको चला के देखना चाहिए। और कुछ इमेजेस भी पीछे आ रहे हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो आज आपको फ्लैट नजर आएगी। आप बच्चे के पाँव गीले करके उसको फर्श पे चला के देखें और उन इमेजेस को देखें, उसमें अगर आपको वो पाँव की आंच नजर नहीं आ रही है, तो इसका वो गीले जो उनके इमेजेस आते हैं, तो फिर इट्स बेटर कि आप बच्चों को किसी स्पेशलिस्ट के पास, किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास लेके जाएं, या किसी ऑर्थोटिस्ट के पास लेके जाएं, ताकि वो प्रॉपर उनके एग्जामिन करें और बताएं कि बच्चे को फ्लैट फिट है या नहीं। फाइन। अच्छा डॉक्टर शाइस्ता, एक चीज और मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि ऑब्वियसली ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ही है जिसके थ्रू एक वर्क हो रहा होता है, तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान में इसकी लैकिंग नजर आती है आपको कि रेफरल है, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट जब अटेंड कर रहा होता है तो क्या वो ऑर्थोपेडिक को या आपके शोबे को टच करते हैं, या अपने अपने जगह ये अपने अटेंड करते हैं क्लाइंट को और उसको बाद उसको भेज देते हैं, तो क्या इनकी लैकिंग्स है? ये बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। मैंने देखा है कि यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का कॉन्सेप्ट एज सच नहीं है, जिसमें जो भी प्रोफेशनल है कुछ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए वो पेशेंट को गाइड नहीं करते, लेकिन पेशेंट का जो बच्चा होता है, जो मरीज होता है, उसका बेनिफिट इसी में ही है कि वो अपने लिए ऐसी जगह चूज करे जहाँ सारे प्रोफेशनल एक जगह पे बैठे हुए हो, कि उसको जहाँ जहाँ की जरूरत हो वो पूरे अंडर वन रूफ एक जगह पे चेक हो जाए। तो अगर उसको फिजियोथेरेपी की जरूरत है, ऑर्थोटिक्स की जरूरत है, उसको किसी और थेरेपी की जरूरत है, तो वो अंडर वन रूफ उसको मिल जाए। यहाँ पे अनलकीली पाकिस्तान में रेफरल सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं मिल पाती है, उनको पता भी नहीं होता कि उनके बच्चे के पाँव में कोई प्रॉब्लम है,
और वो उस एज तक चले जाते हैं जहाँ पे फिर मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है 3 इयर्स 4 इयर्स 6 इयर्स, तो उसकी सिविरिटी इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि स्पेशल बच्चों में वही मैंने कहा कि मसल्स जो है हाइपरटोनिक हो जाती है या हाइपोटोनिक होते हैं। उन दोनों केसेस में पाँव जो है वो ज्यादा डी शेप, जल्दी डी शेप होने का खतरा होता है। और जब पाँव उसके बैलेंस नहीं रहे बच्चे के, तो उसकी वॉकिंग एबिलिटीज वो कम हो जाती है, वो इंडिपेंडेंसी उसकी जो है डिपेंडेंट हो जाती है। ओके, ये बाकी कुछ लैकिंग्स पाकिस्तान में हैं तो हमें उसको भी कवर करना होगा और एक टीम वर्क के तौर पे चलना होगा, तभी जाके हम माशरे में प्रोमिनेंट चेंज ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं देख रही थी आप कुछ सैंपल्स लेके आई हैं, तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप बताएं कि क्या जो रिसर्चेस बाहर अप्लाई की जा रही हैं या पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स बन रही हैं फूड के हवाले से, तो कितना चेंजिंग्स है और किस हिसाब से आप इंट्रोड्यूस उन्हें करवाएंगी अपने मुल्क में आके? हाँ, असल में यहाँ पे वही बात है कि फूड को तो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड पार्ट है फूड का, वो किसी को ऐसे पता भी नहीं। लेकिन हमारे पास अगर कोई पेशेंट आते हैं जिनको, जो बाहर से आए होते हैं, जिनको थोड़ी बहुत अवेयरनेस होती है, तो उनसे भी जब हम बात करते हैं तो वो यही कहते हैं मैंने फार्मेसी से ले लिया या ऐसे कुछ। तो फ्लैट फूड के नाम पे इसी तरह के स्टॉल, कोई भी ऑफ द शेल्फ चीज होती है वो उठा लेते हैं, तो वो उनको उस तरह से अवेयरनेस नहीं है। क्यों? लेकिन जो प्रॉब्लम होता है, जो हमारे स्पेशल बच्चों के हवाले से हम जो की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए अंडर स्पेशलिस्ट जो है उनके लिए ऑर्थोटिक्स बनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें सिर्फ उनके पाँव नहीं देखने, उनकी एज अ होल कंडीशन देखनी है, पूरी बॉडी को जज करना है, असेस करना है, उनकी बोन्स का स्ट्रक्चर देखना है, उस लिहाज से उनके लिए कस्टमाइज करके चीज बनती है। फिर डिफरेंट मटेरियल यूज होते हैं, जैसे अगर कोई बच्चे हैं जिनकी बोन्स जो है वो बहुत सॉफ्ट है, तो उसी लिहाज से हम उनके मटेरियल, बोन सॉफ्ट है और ओवरवेट है बच्चा, तो हमने उसके लिए कौन से मसल्स की मटेरियल की किसके साथ कॉम्बिनेशन करनी है, कितना एलिवेट करना है आर्च को, कितनी रिक्वायरमेंट है। अभी आप अगर देखें तो इसकी आर्च ज्यादा है और इसकी आर्च कम है, और ये हार्ड हार्ड दोनों है, बटी कार्बन है इसमें, और ये फोम के साथ प्लास्टिक है। तो इसमें ये है कि हम चेक करते हैं बच्चे के एक्सरे के थ्रू, और फुट स्कैन है हमारे पास, पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है हमारे पास एक फुट स्कैन है जिसपे हम खड़ा करके बच्चे का प्रेशर लेवल चेक करते हैं। तो उस प्रेशर लेवल से हमें पता चलता है कि हमने आर्च को कितना ऊपर लेके जाना है और कहाँ पे उसको प्रेशर देना है। तो इस वजह से जो स्पेशल बच्चों के लिए कस्टमाइज्ड फोन बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर शास्त्र, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, बिकॉज हम भी रिहैब में काम करते हैं और ऐसे बच्चों को आए दिन देख रहे होते हैं, तो पेरेंट्स हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप के आ रहे होते हैं, तो वो कहते हैं हमने बनवाए थे, फ्रेंड्स बनवाए थे, एफओस बनवाए थे, केफओस बनवाए थे, लेकिन बच्चा यूज नहीं करता। उसके बिहाइंड क्या रीजन होती है और उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो बनवा तो लेते हैं फिर यूज नहीं करते, फिर उसको चेंजिंग्स तो कोई ना आई उसकी बॉडी में। तो क्या पाकिस्तान में बनने वाले केयरफोर्स या यहाँ जो आप इंट्रोड्यूस करवा रही हैं उसमें कितना चेंजिंग है कि बच्चा उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, बॉडी का इजीली पार्ट समझ ले, ताकि वो उसको यूज तो कर सके? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पेरेंट्स वाकई डिफरेंशिएट, क्योंकि उनको तो देखने में कोई चीज, ये भी एक बना हुआ है एएफओ और उन्होंने भी कहीं से बनवाया होता है, देखने में एक जैसा लग रहा होता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 3-4 साल से मैं काम कर रही हूँ, तो उसमें जो मैंने देखा है यहाँ पे जो भी अगर कोई ऑर्थोटिस्ट है बना रहे हैं, तो वो जो है एक डमी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको एक बस 90 डिग्री की पोजीशन देते हैं, जो कि एक बेसिक चीज है। लेकिन इसके साथ साथ कंटूर्स को माइंड में रखना बहुत जरूरी है। तो हर पेशेंट के लिए, हर बच्चे के लिए वही होता है कि प्रॉपर कस्टमाइज बनाएं। कुछ बोन्स होती है जो वेट बेयर करती हैं, कुछ बोन होती है जिनको रिलीफ देना पड़ता है, तो उसका ख्याल नहीं रखा जाता। उस वजह से बच्चे को जहाँ पे जरा सा भी पिंच करेगा, बच्चा बता नहीं सकता, बच्चा रोएगा, और बच्चा रोएगा तो माँ तंग होगी, वो उसको नहीं यूज कराएगी। और या बच्चा जो है वो पहनेगा, अगर उसको लूज भी है कहीं से, उसमें पाँव आपका मूव करेगा, फिटिंग नहीं है, जहाँ से पाँव को पकड़ा हुआ है, ग्रिप किया है जहाँ से, तो अगर वो जरा सा भी मूव करेगा तो बच्चा उसमें अनकंफर्टेबल है, क्योंकि वो रॉन्ग जगह पे, अगर वो मैंने उसको यहाँ से उसकी आर्च को ग्रिप किया हुआ है, तो वो पाँव वही पोजीशन में रहेगा। जबकि यहाँ पे जो ऑर्थोटिक्स बनती है, मैंने देखा है कि आर्च को कंसीडर नहीं किया जाता, वो लूज रहता है, सिर्फ एक डमी पे बना हुआ होता है, बेड्स ऐसी लगी होती हैं, तो वो बच्चे को कंफर्टेबल फील नहीं होता, इस वजह से यूज नहीं करते।
ये एक चेंज है जिसकी वजह से बच्चे एक चीज को एक्सेप्ट करते हैं और एक चीज को रिजेक्ट करते हैं कि हमने नहीं पहना, अनकंफर्टेबल होते हैं। तो हमें फोकस करना है कि अगर नहीं बच्चा पहन रहा तो क्यों नहीं पहन रहा और उसके लिए पहनना कितना जरूरी है। अच्छा, दूसरा एक और डॉक्टर शास्त्रा मुझे बताएं कि मोस्टली हम लेफ्ट फुट की जब बात करते हैं तो सर्जरी रिकमेंड कर दी जाती है। इवन देन के सर्जरी के बाद भी हमने केसेस को वापस रिवर्स होते देखा है। तो उस सूरत में क्या सर्जरी से बचा जा सकता है अपनी इन चीजों को इस्तेमाल करते हुए, या नहीं सर्जरी की तरफ तो मूव करना होता है? जी, सर्जरी तो बहुत पुराना इसकी टेक्निक है। जेड प्लास्टी होती है, वो यहाँ पे जो टेंडन होता है उसको जेड शेप में काट के दोबारा रिलैक्स कर दिया जाता है। तो इसमें ये होता है कि अगर सर्जरी कर भी देता है डॉक्टर, जो कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा पसंद है सर्जरी करना, वो कर देते हैं। लेकिन सर्जरी का किसी भी किस्म की सर्जरी जो करेक्शन के लिए की जाती है, उसका एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल रूल है कि उसको मेंटेन करना है। वो मेंटेन कैसे होता है? वो फिजियोथेरेपी से होता है, और उसके साथ साथ एक स्पेशल उसके लिए ऑर्थोटिक्स बनती है, जो करेक्शन जिस पोजीशन में हुई है उसमें उसको मेंटेन रखा जाए। मेंटेन क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो हमारे फ्लेक्सर्स होते हैं, जो हमें हमारे पाँव को फ्लेक्स करते हैं, तो वो वाले ऑलरेडी वो टाइट होते हैं। वो मसल्स यूं करके वो इन टोन होते हैं, तो वो टाइट होते हैं, तो वो टाइट और टाइम के साथ साथ होते जाते हैं। इसी वजह से अगर सर्जरी हो जाती है यहाँ से, तो ये वापस मसल, अगर इसको 90 डिग्री पे नहीं रखा जाएगा रात के टाइम में, क्योंकि रात के टाइम में बच्चे की ग्रोथ होती है, उसी पोजीशन में नहीं रखा जाएगा, तो वो वापस उसका पाँव, हम अगर आप देखें बच्चा बैठा है तो वो ढीला, वो पाँव नीचे की तरफ ही जाएगा, तो जो पीछे वाला उसका टेंडन है वो वापस टाइट होता जाएगा और पाँव वापस उसी शेप में आ जाता है, विद इन फ्यू मंथ्स वापस आ जाता है। तो सर्जरी इट्स ओके, लेकिन अगर सर्जरी के बाद आप उसको मेंटेन करते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर आप टाइम पे बच्चे को डायग्नोज कर लेते हैं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वहां पे हॉस्पिटल में पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन होना बहुत जरूरी है फर्स्ट डे पे, क्योंकि ये क्लब फुट कंजेनिटल होता है। अगर ये हमारे पास फर्स्ट डे पे डायग्नोज हो जाए तो विद इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल उसका पाँव हो सकता है विदाउट एनी सर्जरी। उसके लिए दो तीन मेथड है, एक पोंसेटी मेथड होता है, एक डेनिस ब्राउन स्प्लिंट का मेथड होता है, जिसमें स्टार्ट में सीरियल प्लास्टरिंग की जाती है, और वो जब प्लास्टर से उसको बिल्कुल 90 पे ले आते हैं, उसके बाद ये एक एएफओ बनता है। ये जो मैंने डिजाइन किया हुआ है, ये हमने जर्मन के एक प्रोफेसर थे मेडिकल कॉलेज के, जो उन्होंने बुक्स भी लिखी बच्चों की पीड्स ऑर्थोपेडिक के स्पेशलिस्ट थे, तो ये उन्होंने एक डिजाइन स्पेशली बनाया हुआ था। यूजुअली हम करेक्शन यहाँ से और हील से करते थे, उन्होंने इसके साथ ऐड किया है यहाँ पे जो बोन्स होती है ना, कि अगर हम यहाँ पे मिड फुट को होल्ड कर लेते हैं हील के साथ, अगर इस पोजीशन में बच्चे का पाँव हो जाए, वो रात के टाइम में पहले मूव ना करे, तो वो ऑटोमेटिकली इस प्रेशर से ये पाँव यहाँ से ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाता है। तो वो जो कंजेनिटल जो सीटीईवी होता है, कंजेनिटल टेरिटस इक्वाइनोवेरिस, ये इक्वाइनस में होता है, वेरिस अंदर की तरफ आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप नॉर्मल भी किसी का पाँव यहाँ से दबाते हैं तो वो स्ट्रेट हो जाता है। बड़ी ही डिटेल में चीजें हैं जो कि मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा लर्निंग मिल रही है। एक और चीज मैं पूछूंगी कि मोस्टली जब के फोर्स या एयर फोर्स बन जाते हैं तो पेरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि हम कब पहनाएं बच्चे को, कितनी देर पहनाएं, कितनी देर नहीं पहनाना चाहिए। तो ये जनरल क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा सुनने में आता है। तो जो बच्चे बिहेवियर इशू के साथ भी होते हैं, क्योंकि हम स्पेशल नीड बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बहुत से बच्चे बिहेवियर इशू के साथ होते हैं, सेंसरी इशू के साथ होते हैं, तो उनके लिए आप क्या मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम कितना इनको यूज करना होता है, तो ये थोड़ा सा अगर बता दें। ये भी डिपेंड करता है सिवियरिटी ऑफ द डिफॉर्मिटी पे। अगर बहुत ज्यादा सिवियर है तो ऑफ कोर्स उसको दिन में भी पहनना है। ये भी डिफरेंट टाइप के फिर बनते हैं, रात के लिए भी बनते हैं, दिन के लिए भी बनते हैं, और ऐसे भी बनते हैं जो दिन और रात दोनों में पहने जा सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ सिवियरिटी बहुत ज्यादा है तो हम उसमें फिर यहाँ पे एक जॉइंट लगता है जिसको हम टाइट करते रहते हैं रात के टाइम में, टाइम के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि वो फुली 90 डिग्री में अगर किसी बच्चे का पाँव नहीं आ सकता है तो यहाँ पे एक स्पेशल जॉइंट लगता है, कैरोली जॉइंट उसको बोलते हैं, लेटेस्ट इन्वेंशन है वो। तो वो पेरेंट्स को भी बता देते हैं कि एवरी अदर डे उन्होंने उसको थोड़ा सा टाइट करना होता है, तो वो पाँव ऊपर आता है। रात में वो करेक्शन होती है उसकी, और दिन में फिर वो दूसरी ड्रेस पहनता है, उसके साथ चलता है, तो उसकी करेक्शन होती रहती है।
टाइम पे वही है कि अगर मिनिमम तो रात के टाइम में डेफिनेटली बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। जो आप फ्लैट फुट या क्लब फुट की बात कर रहे हैं कि रात में इनका पहनना जरूरी है, दिन में अगर उनको उसको मेंटेन करने के लिए आर्च बना दी जाए, अगर बच्चा उसको बिहेवियर के कोई इशू है कुछ भी है, अगर बच्चा बड़ा हो गया या कुछ वो नहीं पहनना चाहता है तो रात के टाइम पे इसी तरह की ड्रेस बना के उसके लिए, और दिन में फिर एक इंसोल बनते हैं स्पेशल जो फ्लैट फुट के इसी तरह से होते हैं लेकिन फ्लैट फुट के ऑपोजिट उसमें होते हैं, तो उसको ऑपोजिट साइड से हम प्रेशर देते हैं ताकि रात में जो उसकी करेक्शन हुई हुई है वो इंसोल उसको जूते में मेंटेन करके रखे। और ये इंसोल ऐसा होता है जो पाँव में डाल दें तो वो वैसे ही हम नॉर्मल बंदा भी पहनता है तो वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि वो नेचुरली आपसे वेट नॉर्मल जगहों पे शिफ्ट कर देता है आपका एबनॉर्मल जगहों से। अच्छा, एक और भी बात जो बड़ी कॉमन होती है कि हम जब भी अपनी चीजें बनवाते हैं तो जब तक साइज चेंज नहीं होता तो हम फॉलो अप की तरफ मूव नहीं करते, तो क्या एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसमें हमें फॉलो अप जरूर लेना चाहिए और डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, आइदर वो फिक्स है, ठीक है, चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई खास ड्यूरेशन? हाँ जी, एक तो ये कि जब भी ऑर्थोटिक्स बनती हैं ऑफ कोर्स साइज जो इस तरह की बनती है वो साइज पे डिपेंडेंट होती हैं, तो वो जब आउटग्रो होता है बच्चा तब भी उसको फिर दर्द करना शुरू कर देते हैं, बच्चा रोता है, वो फील हो जाता है, तो वो तो डिपेंड करता है बच्चे की ग्रोथ पे, पेरेंट्स खुद ही वो कर लेते हैं। लेकिन फॉलो अप इसलिए जरूरी है कि अगर हम उसमें कुछ करेक्शन कर रहे हैं, बच्चे को फिट भी है, तो हो सकता है उसको थोड़ी बहुत चेंजेस रिक्वायर्ड हो और ज्यादा उसमें प्रेशर देने की, करेक्शन करने की, तो इस बेटर कि आप कम से कम 2 से 3 महीने में एक दफा आके अपने ऑर्थोटिस्ट या स्पेशलिस्ट के साथ उसको चेक कर लें, और अगर आप अंडर वन रूफ ये ले रहे हैं तो वो फैसिलिटी आपको ऑटोमेटिकली फॉलो अप करवाएगी आपके स्पेशलिस्ट से। क्योंकि हम डिफरेंट डिसेबिलिटी के साथ काम करते हैं, तो जब ऑटिज्म की बात करते हैं तो बहुत बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक चीज इंट्रोड्यूस करवाई गई है या उसको हम लोग मैनेज करना है थ्रू बिहेवियर ही या फिजिकल एक्सरसाइजेस ही? हाँ, नहीं, उनके लिए नाइट स्प्लिट बनते हैं, स्पेशल किस्म के नाइट स्प्लिट्स होते हैं, इसी तरह देखने में वही ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो स्पेशलिस्ट होता है, उसको डिजाइन इस तरह से करता है कि रात में उसकी वही है कि टिप टॉप वॉकिंग वही होती है कि उनकी ये जो टेंडन होता है, अकीलिस टेंडन होता है, वो टाइट होता है, वो हाइपरटोन में चला जाता है, तो वो बच्चा अपने बॉल ऑफ द फुट पे चलना शुरू करता है, इसको टिप टॉप वॉकिंग बोलते हैं। तो उसके लिए इसी टाइप का नाइट स्प्लिट बनता है, रात में उसको वो पहनाए, दिन में उसके शूज में इंसोल पहनाए उसको, तो वो उसका विद इन 6 months to 1 year उसका ऑलरेडी वो प्रॉब्लम सबसाइड हो जाता है, वो नॉर्मल वॉकिंग सीख लेता है अपने पाँव में। साथ साथ उसकी फिजियोथेरेपी होनी बहुत जरूरी है, फिजियोथेरेपी जरूरी है। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं तो उनके क्योंकि फीचर्स ही ऐसे होते हैं, फ्लैट फुट के साथ होते हैं, लेकिन उनके चलने में एज सच वो अपने अकॉर्डिंग टू माइलस्टोन वो चल भी जाते हैं, तो पेरेंट्स उसको बॉदर नहीं करते, तो उस सूरत में आप डाउन सिंड्रोम पेरेंट्स को क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या वो चलते ही उनको ये फैसिलिटी दे दें या एक एग्जामिन के बाद उसको देखें कि आइदर इशू है फ्लैट फुट का, क्योंकि होता तो है ही है, 80% तो ये चीजें बहुत एग्जैक्टली उसमें ये कि ऑफ कोर्स उनको देना चाहिए, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि पाँव तो आपकी बॉडी की फाउंडेशन है, वो बच्चे ग्रो तो करेंगे, वो तो एक लाइफ स्पैन है, तो अगर उनके पाँव का आपने स्टार्ट में ही ख्याल, अगर उनकी बेडलिंग गेट है या वो जो जिस तरह से चलते हैं, अगर आप उसको वहीं पे करेक्ट पोजीशन में ला के उस बच्चे को ग्रो नहीं कराएंगे तो वो प्रॉब्लम का शिफ्ट हो जाएगा नी में, हिप में और बैक में चला जाता है। तो यही है कि आपने उसको वही जूते के अंदर अगर रोक लिया, इंसोल पहना दिए, तो बच्चे की वो वेडलिंग गेट खत्म हो जाती है और उसके नी और बैक पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता, और वो उसी तरह से नॉर्मल पोजीशन में ग्रो करना शुरू कर देते हैं। फाइन, एक्सीलेंट। डॉक्टर शाइस्ता, एंड पे मेरे से बहुत से क्वेश्चन हैं, बस टाइम शॉर्टेज की वजह से हम भी लिमिटेड हो जाते हैं। 3 दिसंबर के हवाले से वालिदैन को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, वालिदैन से मेरा पैगाम यही है कि आपको अगर फील होता है कि आपके बच्चे में आप उसको अगर तो वो स्पेशल जाहिर है बच्चे के लिहाज से मैं बात करूंगी, तो आप देखिए बच्चे ये ऐसी चीज है कि ये आपके लिए एक तोहफा है कुदरत की तरफ से, ठीक है, तो हम जो ये सोचते हैं कि उनको ठीक है ये काम मेरा पहले, ये काम मेरा पहले, तो आप अगर उनको प्रायोरिटाइज करेंगे, उनको इंडिपेंडेंट बनाने में जितना आप अपनी इनपुट दे सकते हैं, आपको देना चाहिए, आपको बच्चों को एक स्पेशलिटी सेंटर लाना चाहिए
एक दफा उनकी असेसमेंट जरूर करवाएं, फिर भले आप उनकी ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए, आप अपने आप को अवेयर करें, क्योंकि कभी कभार बहुत छोटी सी ट्रीटमेंट से आपका बच्चा बहुत बड़े मसाइल से आगे जाके बच सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाइस्ता। और स्पेशली मैं अर्ली इंटरवेंशन के बारे में जरूर चाहूंगी, क्योंकि मैं हर प्रोफेशनल से कहती हूँ कि अर्ली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, तो आप क्या इनपुट देना चाहेंगे इसमें? अर्ली इंटरवेंशन का बस यही है कि आप एज सुन एज पॉसिबल अपने बच्चे को, जैसे ही आपको पता चलता है, आप लेके आए। वेलबींग सेंटर यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ पे हमें कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में, मैं यहाँ आके फर्स्ट टाइम जब आई थी मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि पाकिस्तान में इस तरह का एक कॉम्पैक्ट कोई इंस्टीट्यूट मौजूद है जो कि बच्चों की ओवरऑल हर किस्म की, स्पेशल बच्चों की हर किस्म की रिक्वायरमेंट की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाइस्ता, आपने अपना कीमती टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। और अगेन इनकी बात को बढ़ाते हुए मैं कहूंगी कि ऐसे एक्सपीरियंस लोग हमारे सेंटर में मौजूद हैं। अगर आप किसी भी मसले से दो चार हैं, या अपने सराउंडिंग में कोई इशू देखते हैं, कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कोई अवेयरनेस लेना चाहते हैं, या गाइडलाइन आपको चाहिए, तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और स्पेशली ऐसे एक्सपर्ट लोग जो कि बाहर से सीख के आते हैं और अपने मुल्क में सर्व करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम सलूट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं उनकी सलाहियतों को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाइस्ता, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यकीनन आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, मैं तो बहुत कुछ सीख ही रही हूँ। अपने प्रोफेशनल से, अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और स्पेशली 3 दिसंबर के हवाले से मैं ये बात करूंगी कि इन छोटी छोटी अवेयरनेस को फैलाएं, अपनी सोसाइटी में जितना फैलाएंगे ये आपका हिस्सा डलेगा। और एक जुमला, एक एफर्ट कभी कभी किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। तो नो डाउट ये हमारी एक बहुत बड़ी हेल्प होती है सोसाइटी में। बहुत सा अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह।